हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को इसके द्वारा बनाया गया है, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और किस वर्ष के लिए बनाया गया है आपको बताई थी, 2024-25। और इसके पहले के वर्ष 2023-24 में भी आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका थी, यही कवर था। लेकिन विज्ञान में क्या किया गया है, 2024-25 में परिवर्तन कर दिया गया है प्रश्नों के उत्तर विकल्प खालिस्तान में। तो आपको नई बुक से ही तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय कौन सा बताएंगे। अध्याय 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। जो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु संबंधित जो पाठ है, इस पाठ के आपको सही विकल्प खालिस्तान और जो अति लघुत्तरी लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न है उनके उत्तर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम जो दिए हैं ये आपको इससे समाहित किया गया है। और इसके पाठ की पूर्व क्या तैयारी करना है वो आपको हम पहले बता दे रहे हैं। वर्षा के समय आपने नमी वाले स्थानों या पेड़ों के नीचे सफ़ेद छत्तेनुमा संरचना देखी होगी तथा कभी कभी नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती हैं तो इसकी सतह सफ़ेद काली झब्बे से ढक जाती हैं। किसी नदी के किनारे या रुके हुए पानी वाली जगह पर आप हरे रंग की फिसलन युक्त रचना देखी होगी। इन संरचनाओं को यदि हम आवर्धन लेंस या सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो यह संरचना क्या है, यह कहाँ से आती है, इनको जानने के लिए इनका सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक है। आपने अपने घरों में गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाकर दही को जमते हुए देखा होगा। जलेबी बनाने वाले खमीर मिलाकर बनाते हुए देखा होगा। इन सब के लिए कौन उत्तरदायी है और कैसे, आओ आज चर्चा करें। चलिए आगे देखिए बच्चों, आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी। यहाँ क्रमांक दिया है, देखी गई घटना हाँ या नहीं, रंग कैसा है। तो देखिए पहली घटना, ब्रेड या रोटी पर फफूंद। हाँ हमने देखा है। और ये कैसा है, सफ़ेद। जूते पर फफूंद, हाँ ये भी कैसी लगती है, सफ़ेद। फिर तीसरा, जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है, तो ये भी हमने देखा है। और कैसी काई जमती है वहाँ पे, हरी। चौथा, गर्मी में खाना खराब होना, हाँ ये कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। ये हमने अपने घरों में घटनाएं देखी है। ये क्या है, अपने विचार लिखो। ये जो घटनाएं घट रही है क्या है, किसके कारण हो रही है, सूक्ष्म जीव, इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। चलिए आगे क्या दिया है, निम्न में से बॉक्स में लिखो। जीवाणु, पेरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ईस्ट और स्टेटोमाइसिन। यहाँ पे सूक्ष्म जीव जो हैं वो छाट के लिख देना है, जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ लिख दीजिए। जो बॉक्स में लिखने के बाद जो शब्द शेष रह गए, जैसे पेरामीशियम, ईस्ट और स्टेटोमाइसिन, ये शेष रह गए हैं तो इनको यहाँ लिख देना। इनके बारे में अपने विचार यहाँ लिखिए। तो इनके बारे में क्या विचार होगा, ये क्या है, ये जो विषाणु है, ये जो वायरस हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सही विकल्प आते हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप 8 ग्रेड की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि 8 ग्रेड से ही 80% प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न, सही विकल्प के आगे का सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न, आपने अपनी माँ को गर्म यानी गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है, ए नंबर सूक्ष्म जीवों का श्वसन, बी नंबर सूक्ष्म जीवों का जनन, सी नंबर सूक्ष्म जीवों में पाचन, डी नंबर सूक्ष्म जीवों में परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सूक्ष्म जीवों में जनन। तो इसका बी नंबर के ऑप्शन पे आप सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है, ए नंबर बैक्टीरिया, बी नंबर कॉकरोच, सी नंबर मादा एनीफिलीज मच्छर और डी नंबर एडिस मच्छर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर मादा एनीफिलीज मच्छर। तो आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता, नींबू केकर, ए नंबर, बी नंबर पौधों का सूखना, सी नंबर गेहूं की राट और डी नंबर भिंडी की पीक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पौधों का सूखना, ये जो है पौधों में नहीं होता। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4। आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी, कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी, इसका कारण है, ए नंबर जीवाणु, बी नंबर विषाणु, सी नंबर कवक और डी नंबर प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर कवक। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, देखो नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, ए नंबर घट जाती है, बी नंबर बढ़ जाती है, सी नंबर स्थिर रहती है और डी नंबर कभी कम तो कभी बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, स्थिर रहती है। नाइट्रोजन की मात्रा कैसी रहती है, नाइट्रोजन चक्र के दौरान नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 आएगा। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे शब्द दिए जैसे मादा एडिस, पास्चुरिक, किडवन, संचारी रोग और पैथोजेनिक। इनमें से आपको क्या करना है,
चुनकर यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध कैसा होता है, पाश्चरीकृत होता है। पाश्चुरी, यहाँ पे चूंकि ऊ की मात्रा लगा देंगे, पाश्चुरीकृत होता है, इसलिए ये क्या नहीं होता, संदूषित नहीं होता। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है खालिस्तान कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक, और यहीं से छाट करना, ये प्रतिजैविक आ जाएगा। अभी क्या किए थे, पाश्चुरीकृत लिखे, ये पाश्चुरीकृत। फिर तीसरा क्या है, प्राकृतिक शकरा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा किडवन, तो यहाँ पे किडवन लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है आपका, डेंगू के वायरस का वाहक खालिस्तान मच्छर है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा खालिस्तान में मादा एडिस। कौन सा मच्छर है, मादा एडिस मच्छर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु जल भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं। तो आपका सही आंसर आ जाएगा संचरणीय रोग कहलाते हैं। कौन से रोग कहलाते हैं, संचरणीय रोग। इस प्रकार आपका जो प्रश्न 2 था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करना है ये बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, हमें छींकते तथा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए। तो इसका बहुत सिंपल सादा आंसर है, आप बता सकते हैं कि हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते। इससे क्या होता है, संचरणीय रोग नहीं फैलते। संचरणीय रोग क्या होते हैं, देखिए जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु जल और भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो हमें यदि छींकते और खांसते समय अपने मुंह पर क्या रखना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए, जिससे हम संचरित रोग को नहीं फैला पाएंगे। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, बोझो का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बोझो ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बोझो को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्त के कारण है। बताइए भोजन विषाक्त कैसे हो गया। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य कैसा हो गया, खाद्य विषाक्तन हो गया। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु क्या कहते हैं, बैक्टीरिया भी कहते हैं, तथा विषाणु क्या कहते हैं, वायरस द्वारा होने वाले रोगों के छाटिए। देखिए यहाँ पे हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, ये कौन से, यहाँ पे जीवाणु और विषाणु से संबंधित जो है उन्हें अलग अलग छाट देना। जीवाणु यानी बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, और विषाणु में क्या आ जाएंगे, हेपेटाइटिस ए, पोलियो और खसरा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। ये जो चित्र है इसमें दिए गए इस सूक्ष्म जीव का नाम क्या है, तो आप बता देंगे। चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम अमीबा है। क्या नाम है इसका, अमीबा है। इसी का दूसरा प्रश्न है, यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है। जो अमीबा सूक्ष्म जीव है किस वर्ग में आता है, तो आप उत्तर बता देंगे, यह सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इसका तीसरा प्रश्न, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। अतिसार एवं मलेरिया इस रोग से होने वाले रोग हैं। इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 3 एंड प्रश्न नंबर के जो 3 प्रश्न दिए थे 6 के, तीनों प्रश्न कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों। उत्तर देखिए, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, बोझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे। बताइए क्या बताना है। ये जो प्रश्न दिए, इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न क्या है, बोझो का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो आप उत्तर बता सकते हैं, बोझो का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। क्यों, क्योंकि कूलर में पानी भरा है और गड्ढों में पानी भरा हुआ है, तो इससे कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया और डेंगू। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2 इसी का, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो उत्तर बताएंगे इसका। क्या है इसका उत्तर, उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनाफिलिस एवं मादा एडिस मच्छर हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
इस बीमारी से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो उत्तर देखिए, इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। इस प्रकार से आप इस प्रश्न नंबर कौन सा था आपका? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिख सकते हैं। इसमें 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग हैं और तीनों आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। पहली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल में गूंथ लिया। इस गूंथे हुए आटे को उसने रख दिया। निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है? पहली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी? तो पहली ने 2 घंटे पश्चात उसमें क्या परिवर्तन देखा? 2 घंटे पश्चात आटा फूल गया। क्या हुआ? उसमें आटा फूल गया। इस तीव्रता जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। इससे क्या हुआ? देखिए यहाँ पे 2 घंटे पश्चात आटा फूल गया। फिर सेकंड प्रश्न क्या है? पहली ने गुथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वो किस कारण से हुआ होगा? तो आप उत्तर बता देंगे। गुथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह ईस्ट के कारण हुआ होगा। किसके कारण हुआ होगा? ईस्ट के कारण। एक चुटकी जो ईस्ट पाउडर डाले थे उसके कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्री को बनाने में किया जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे। इस प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक आदि खाद्य सामग्री को बनाने में किया जाता है। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। बिना ढके भोजन, देखिए जो कथन है हमें भोजन को ढककर रखना चाहिए। यदि हम बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। यदि भोजन हमारा ढका नहीं है तो क्या होगा? उसमें रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। बताइए। इसके प्रश्न दिए, प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। पहला प्रश्न क्या है? आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता? उत्तर बता देंगे। अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। इसके बाद इसी का सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है? आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित एवं बचाकर रखा जाता है? तो हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्री को सूक्ष्मजीवों से बचाकर रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो उत्तर बता देंगे। चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली, स्क्वैश खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद प्रश्न नंबर 12। दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो उत्तर बता देंगे। दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है? नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आप इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी पुस्तक में भी दिया गया है ये, तो आप पुस्तक से देखिए ये नाइट्रोजन चक्र बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। उत्तर देखिए। मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग हैं, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपाय निम्नलिखित है। एक सारणी बना लिए। एक कॉलम, एक डिब्बे में आपने मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्मजीव, संचरण का तरीका और बचाव के उपाय। देखिए मानव के रोग क्या हो गए? क्षय रोग, खसरा रोग, चिकनपॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड। क्षय रोग इसका रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन सा है? जीवाणु। संचरण का तरीका किसके द्वारा? वायु द्वारा। और इनके बचाव के तरीके क्या है? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। तो इस प्रकार से ये आपके फिर उसके बाद हैजा और टाइफाइड है, ये क्या है? जीवाणु है। रोग कारक कौन सा जीव है? यहाँ पे जीवाणु है। और संचरण का तरीका क्या है इसमें? जल या भोजन के द्वारा। और इसके सामान्य उपाय क्या हो गए? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पक्के भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण, ये इसके बचाव के उपाय हो गए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिश्राप होते हुए भी वरदान है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका उत्तर क्या है? सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिश्राप होते हुए भी वरदान है क्योंकि सूक्ष्मजीव जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्मजीव क्या कहते हैं? जंतु तथा पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्मजीवों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे दवाइयाँ, अल्कोहल, सिरका, बेकरी आदि कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न आपका, प्रश्न नहीं, यहाँ से आपका प्रोजेक्ट चालू होता है। प्रोजेक्ट एक के क्या दिया? 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु
अपशिष्ट भर दीजिए। गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आप प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं प्रैक्टिकल अपने घर में। पहला प्रश्न क्या है, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? तो उत्तर दे देंगे हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री अपघटन हो गया? तो उत्तर बता देंगे दोनों गमलों में से गमले एक ही सामग्री का अपघटन हो गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो उत्तर बता देंगे अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? गमला बी जो था उसकी सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसके तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए। अगला प्रश्न है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं? देखिए, गमले एक ही सामग्री का अपघटन हो गया क्योंकि उसका उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद, पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें आप जो डिब्बा बंद, पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों को पैकेट का सूक्ष्म अवलोकन करने के बाद आपको इस सारणी को भरना है। जैसे यहाँ क्रमांक दिया है, भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम, परिरक्षक, पैकेट के निर्माण का दिनांक, पैकेट की समाप्ति का दिनांक, भोज्य पदार्थ में उपयोगी, भोज्य पदार्थों में क्या उपयोगी है, भोज्य पदार्थ उपयोगी और भोज्य पदार्थ में उपयोगी। तो ये देखिए, इस प्रकार से आप जो भी आप सामग्री भोज्य पदार्थ पैकेट का परीक्षण लेते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ लिख के बताया हूँ। इसके बाद आगे देखिए क्या दिया है। 1 नंबर का प्रश्न है, अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाएं कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो उत्तर बता देंगे घर में चावल, दाल, आलू, गेहूँ आदि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करते हैं। दूसरा प्रश्न, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं, लिखिए। तो उत्तर बता देंगे इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए नमी रहित डिब्बों में रखते हैं एवं उन्हें धूप में सुखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, इसी का प्रश्न नंबर 3, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। जैसे प्याज है, पापड़ है, दाल बड़ी है, आलू, लहसुन आदि। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को उत्तर लिख सकते हैं। आप अपने आधार पर भी इन प्रश्नों को उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट 2 भी कंप्लीट हुआ, प्रोजेक्ट 1, 2 और जो आपका पाठ अध्याय 2 था सूक्ष्म जीव मित्र हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न थे उनके उत्तर आपको हमने बताए। यदि इन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।